दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे उस गांव वालों ने उस चुड़ैल को मार डाला था, लेकिन किसी राहगीर ने उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर उसे आजाद कर दिया था। अब आगे जब आशुतोष को पता चला कि उस औरत को गांव वाले ने किस तरह मार दिया था और गांव वालों को कहना है कि वह औरत अब चुड़ैल बनकर उन सभी से बदला ले रही है, अब आगे सुनिए। आशुतोष ने सरपंच से सवाल किया, सरपंच जी आप बताइए कि अब यह सब कैसे खत्म होगा। लेकिन सरपंच ने कहा, यह सब के बारे में तो अब मुझे नहीं पता, यह तो अब एक राज ही रह गया है। लेकिन जिस तांत्रिक ने इसे बांधा था वो तांत्रिक भी अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसकी याददाश्त भी अब सही सलामत नहीं रहती है। अब शायद वह भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। आशुतोष मन ही मन सोचने लगा, यह जो गांव वाले कह रहे हैं, क्या सच में यहाँ कोई चुड़ैल है या सिर्फ इन लोगों का अंधविश्वास? भला कोई भूत प्रेत नाम की कोई चीज भी होती है? तभी लाल सिंह के लिए डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने लाल सिंह मलम पट्टी करी, फिर आशुतोष लाल सिंह को अपनी कार में बिठाकर उसके घर तक छोड़ने गया। जब आशुतोष लाल सिंह के घर से वापस लौटकर आ रहा था तब उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। आखिर इस गांव में चल क्या रहा है? यह किसी की हरकत है या फिर सचमुच यहाँ पर कोई चुड़ैल? लेकिन आशुतोष इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने फिर से अपनी गाड़ी को उस बरगद के पेड़ की तरफ घुमाया और फिर वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुँच गया। जब वहाँ उस पेड़ के पास पहुंचा तो वह उस पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। तभी उसे अजीब तरह की रोने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत रो रही हो। आशुतोष ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? क्यों तुम इन गांव वालों को मूर्ख बना रही हो या फिर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो? यह सब करने के लिए तुम्हें कौन कह रहा है? सामने आओ, जो भी हो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आशुतोष के इतना कहते ही वह का माहौल सुन्न पड़ गया। आशुतोष वहां खड़ा खड़ा अपनी आंखों को चारों तरफ घुमा रहा था, क्योंकि वह के इस सन्नाटे वाले माहौल से उसे इतना तो अंदाजा लग गया था कि शायद अब कुछ होने वाला है। तभी आशुतोष के कंधे पर कोई हाथ रखता है। पीछे से आशुतोष की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे कौन है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखा है वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेघा खड़ी थी। वह मेघा को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, मतलब कि तुम इन गांव वालों को वोट बना रही हो? चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि तुम हो। यहाँ सुनने के बाद मेघा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाती है और बोलती है, होश में हो तुम? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें देखा, सोचा पूछ लूं, लेकिन तुम तो पूछने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ? दोनों की आपस में बहस होने लगी। मेरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। थोड़ी देर आसपास देखने के बाद आशुतोष भी अपने घर चला जाता है। लेकिन अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि आशुतोष और मेघा के बीच ऐसा क्या हुआ था जो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे को पहले से कैसे पहचानते थे। आशुतोष अगली सुबह जब उठा तो वह बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। कल रात उसे बड़ी चैन की नींद आ गई थी। उसने उठकर एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए देखा कि दीनदयाल, जो उसके यहाँ पर खाने पीने का सामान बनता था, अभी तक चादर तान सो रहा था। उस दीनदयाल को ऐसे सोता देख खुन्नस महसूस हुई। वह उसे जोरदार आवाज लगाते हुए बोला, दीनदयाल कितना सोओगे? जल्दी उठो, आज बहुत कम है हमें। दीनदयाल झटके से उठकर बैठ गया। आशुतोष अपना बिस्तर ठीक करते हुए बोला, नाश्ते में पराठा और वही इलायची वाली चाय। दीनदयाल तुरंत बोल, हाँ सर, मुझे भी बहुत पसंद है। आशुतोष मुड़कर उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी पसंद नहीं पूछ रहा, तुमसे बोल रहा हूँ, यह तुम बनाकर खिलाओगे? यह सुन दीनदयाल का मुंह बन गया। अभी आशुतोष उससे थोड़ी शक्ति से बोला, और यह गंदे मुंह बनाना बंद करो, तुम जो कहा गया है वह करो। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। दीनदयाल उठकर कमरे में चला गया। आशुतोष ने अपना फोन उठाकर टीआई दशरथ को कॉल किया। फोन की घंटी बजी और कुछ देर बाद दशरथ फोन का जवाब देते हुए बोले, हाँ आशुतोष, इतनी सुबह कैसे फोन किया? फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं कि तुमने मेघा जी के साथ
मेघा का नाम सुनते ही आशुतोष की तुरिया चढ़ गई। वह बोल, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता था, आप मोटर बाइक का इंतजाम करने वाले थे मेरे लिए। यह सुनते ही दशरथ को मोटर बाइक याद आ गई और वह बोले, हाँ मोटर बाइक मैंने मंगवाई है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुमसे मिल भी लूंगा और बाइक भी छोड़ दूंगा। यह कहकर दशरथ ने फोन काट दिया। आशुतोष कुछ देर में नहा धोकर तैयार हो गया। दीनदयाल चाय और नाश्ता बनाकर अंदर कमरे में ले आया और आशुतोष के सामने रख दिया। दीनदयाल अपनी चाय का कप उठाकर चूसी लेने वाला ही था कि आशुतोष उससे बोला, दीनदयाल तुम अभी के अभी बलिया जाओ और वहाँ के पुलिस थाने में इन मर्डर्स से कॉन्टेक्टेड जो भी मिले वह सब ले आओ। दीनदयाल तुरंत ही बोला, सर बलिया में क्यों, वह तो चकवा के पुलिस चौकी में ही होनी चाहिए। आशुतोष बोलना कि दशरथ ने बताया था कि उन्होंने सारे केस से जुड़े एविडेंस बलिया भेज दिए थे फॉरेंसिक जांच के लिए, तब से वहीं पड़े हैं। दीनदयाल मुरझाए हुए स्वयं बोलना, ओके सर। आशुतोष ताना मारते हुए बोला, आराम से चाय बाद में भी पी सकते हो, अभी निकलो। दीनदयाल चाय छोड़कर बड़बड़ाते हुए बोला, कैसा इंसान है, चैन से चाय भी नहीं पीने देता। यह सुन आशुतोष ने उसकी और एक गुस्से से भरी नजरों से देखा और कमरे से बाहर निकल गया। आशुतोष जल्दबाजी में था, उसने मेघा को बाहर आते नहीं देखा और लगभग गेट के पास ही मेघा से टकरा गया। मेघा के हाथ में किताब थी जो टक्कर के कारण नीचे गिर गई। वह आशुतोष को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अंधे हो दिखाई नहीं देता। आशुतोष बिना कुछ बोले नीचे झुककर वह किताबें उठने लगा। उस समय मेघा भी किताबें उठाने के लिए झूठी और एक बार फिर दोनों के सर एक दूसरे से टकरा गए। मेघा की आंखों से अंगारे बरसने लगे। वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, सिर भी फोड़ डालो मेरा। आशुतोष भी चिल्लाकर बोल, मन तो कर रहा है तुम्हें कूट कर रख दूं। मेघा किताबों को उठाकर खड़ी हुई और फिर बोली, यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने, खैर इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है मुझे उसे गिरी हुई औरत से। यह सुनकर आशुतोष जोर से चिल्लाकर बोल, मेघा बार बार मेरी माँ को बीच में लाला बंद करो, पहले भी कहा है मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। मेघा गुस्से से बोली, बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी, तुम दोनों माँ बेटे एक नंबर के चोर हो। तुम क्या समझते हो यह पुलिस की वर्दी पहन लोगे तो तुम्हें सिख खून माफ हो जाएंगे? भूल गए 1 साल पहले तुम और तुम्हारी माँ ने क्या किया था मेरे साथ? आशुतोष गुस्से से लाल होते हुए बोला, बस बहुत बोल रही हो तुम, अब अगर कुछ भी बोला ना तो मैं। मेघा ताने मारकर बीच में उसकी बात को काटते हुए बोली, धमकाने के अलावा कर भी क्या सकते हो तुम? तुम्हारा पूरा खानदान धमकी के अलावा और देता क्या है? आशुतोष प्रीति की कड़वी बातें सुनकर आग बबूला हो रहा था कि तभी एक मोटरसाइकिल लाकर घर के बाहर रोकी। दशरथ मोटरसाइकिल से उतरे। वह मेघा और आशुतोष के गुस्से भरे चेहरे को देख समझ गए कि इन दोनों के बीच जरूर फिर से भयंकर कहासुनी हुई है। दशरथ मेघा की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए बोले, क्या हुआ मास्टर जी, आप इतनी नाखुश क्यों नजर आ रही है? आशुतोष ने फिर कुछ किया क्या? आशुतोष यह सुनकर दशरथ को बेरुखी से बोला, सर जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ही गलत हूँ। फिर मेघा की तरफ देखते हुए बोला, जो जैसा दिखता है वह वैसा होता है। मेघा समझ गई कि आप तो उसी की तरफ इशारा कर रहा है। मेघा बहुत ही नरम स्वर में दशरथ से बोली, सर मुझे लगता है आप अपने ऑफिसर को अगर थोड़ी तमीज सिखाएंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। यह बोल मेघा बड़े प्यार से टीआई दशरथ को नमस्ते करते हुए वहां से निकल गई। आशुतोष मेघा की हरकत को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यह चुड़ैल ने कैसा जादू किया है, इन लोगों पर इसकी असलियत सबके सामने लानी पड़ेगी। दशरथ आशुतोष से बोलना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आशुतोष हर वक्त उसे बेचारी के पीछे पड़े रहते हो। आशुतोष विनती करते हुए बोला, सर प्लीज मैं कहीं भी रह लूंगा पर यह अब नहीं रह सकता। देखा ना आपने वह मेरी कितनी बेइज्जती करती है। दशरथ बोल, तो अपने हरकतों में सुधार लो, फिर नहीं होगी तुम्हारी बेइज्जती। आशुतोष उनसे बहुत मिन्नतें करते हुए बोला, सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं बलिया चला जाऊंगा, वही रह लूंगा। दशरथ सर हिलाकर बोले, या मुमकिन नहीं है, इस वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान इस केस पर होना चाहिए।
अभी चकवा गांव को तुम्हारी जरूरत है, बताओ तुम्हारी तफ्तीश कहां तक पहुंची है। आशुतोष ने दशरथ को पूरे केस की जानकारी दी और बताया कि इन तीनों मोटर्स में लाशों को एक साड़ी में लपेटा गया था। अब वह उन मरे हुए लोगों के परिवारों से मिलने जा रहा है। कुछ ना कुछ उसे वहां से जरूर मिलेगा जो इस केस की बुद्धि को सुलझाने मदद करेगा। कि दशरथ उसके काम से खुश होते हुए बोले, गुड वर्क आशुतोष, अभी मोटर बाइक पर तुम फटाफट किस केस को सॉल्व कर लोगे। आशुतोष मोटर बाइक को देखकर खुश हो गया और उसने दशरथ का शुक्रिया अदा किया। दशरथ बोले, चलो अब मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी काफी कम है। आशुतोष हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोला, सर आप कैसे जाएंगे, कोई आ रहा है आपको लेने। दशरथ ने कुछ सोचा और फिर बोला, नहीं मैं तो इस मोटर बाइक पर चल जाऊंगा। आशुतोष चौंक का दशरथ किधर देखने लगा और बोला, लेकिन सर यह मोटर बाइक तो आप मेरे लिए लाए थे। दशरथ शर्मिंदा होते हुए, अरे मेरी तो मति मारी गई है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कैसे जाऊंगा। कोई नहीं, आज तुम मैनेज कर लो, कल मैं वापस। मोटर बाइक भी पता हूँ। आशुतोष दशरथ के ऐसे व्यवहार को देखकर दंग रह गया। दशरथ मोटर बाइक को की मारते हुए वहां से निकल गया। आशुतोष अपने आप से हिरनी ने बोला, कमाने या आदमी है कि पजामा, पता नहीं किसने इसे पुलिस में भर्ती करवाया। सुबह से ही गर्मी तेज हो रही थी और आशुतोष को इस गर्मी में चलना बहुत ही ज्यादा खा रहा था, पर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गांव में लोगों के आने जाने के लिए कोई रिक्शा या बस नहीं थी। आशुतोष को दत्ताराम का घर ढूंढने में करीब 1 घंटा लग गया। दत्ताराम वही इंसान था जिसे दक्ष के बाद डायन ने अपना शिकार बनाया था। आशुतोष पसीने से दत्ताराम के घर पहुंचा और दत्ताराम के परिवार से मिला। जब परिवार वालों को पता चला कि आशुतोष एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो वह सब घबरा गए। आशुतोष उनसे बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ यह दत्ताराम जी के मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूँ। यह बात सुनकर दत्ताराम के घर वाले एकदम खामोश हो गए। उनकी छुट्टी दे। आशुतोष समझ गया कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। आशुतोष एक और कोशिश करते हुए बोला, अगर आप मुझे दत्ताराम की हत्या के बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो मैं अपनी जांच कैसे करूंगा। कुछ सोच दत्ताराम का बड़ा बेटा बोला, साहब क्यों आप यह सब पूछ रहे हो, कई महीने हो गए इस बात को। भगवान मेरे पिताजी की आत्मा को शांति दे। उन बेचारे ने तो किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, पर उनकी किस्मत में शायद ऐसी भयानक मौत ही लिखी थी। आशुतोष यह सुनकर तुरंत बोला, मेरा जानना जरूरी है, मुझे पता है कोई ना कोई वजह जरूर है, बताएं उसे दिन क्या हुआ था, वह कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे थे, कुछ तो बोलिए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आशुतोष को दत्ताराम के घर वालों से कुछ नहीं मिला। उसने यह जान लिया था कि सीताराम के घर वालों के मन में एक डर बैठ गया था और वह उनके डर का कारण भी जानता था। आशुतोष ने अब अगले शख्स के घर जाने का फैसला किया, यानी कि मर गया तीसरा व्यक्ति भैरवनाथ। भैरवनाथ के घर में आशुतोष उसके परिवार से मिला। परिवार में भैरवनाथ के 2 बेटे और उनकी बहू में मौजूद थी। साथ ही भैरवनाथ की बीवी भी थी जो काफी बुजुर्ग थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। आशुतोष अपना परिचय देते हुए बोला, मैं यहाँ हुई हत्याओं की तफ्तीश करने आया हूँ। परिवार वाले यह सुनकर कुछ परेशान हो गए और भैरवनाथ के बड़े बेटे ने अपनी पत्नी और छोटी बहू को अंदर जाने का इशारा किया। तुरंत ही दोनों अंदर चली गई। उनके जाने के बाद बड़ा बेटा बोला, जी बोलिए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। आशुतोष बोला, क्या भैरवनाथ जी की किसी से दुश्मनी थी। बड़े बेटे ने नामे सिर हिला दिया। आशुतोष ने फिर पूछा, भैरवनाथ जी की हत्या कौन करना चाहेगा और वह भी इतनी भयानक तरीके से। क्या आपको किसी पर शक है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। बड़ा बेटा बोला, ऐसी कोई बात नहीं, गांव में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठाता। आशुतोष एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा यह बताइए कत्ल के दिन भैरवनाथ जी क्या कर रहे थे। बड़ा बेटा बोल, पिताजी किसी सरकारी काम से बलिया गए थे और लौटते हुए उन्हें काफी देर हो गई थी। हमें लगा कि रात को वह बलिया में रखेंगे क्योंकि 9 के बाद सफर करना खतरनाक था। आशुतोष अब तक समझ गया था कि सारे गांव वाले को ही डर खाए जा रहा है।
तभी भैरवनाथ का छोटा बेटा बोला, अगले दिन सुबह के 6 बजे हमें बुरी खबर मिली। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि छोटा बेटा बोलते बोलते रुक, जैसे उसे वह भयावह दृश्य फिर से दिख गया हो। आशुतोष ने फिर सवाल करते हुए पूछा, क्या देखा आपने? छोटा बेटा कुछ कह नहीं पाया। तभी बड़ा बेटा बोल, पिताजी की लाश एक साड़ी में लिपटी बरगद के पेड़ के पास मिली थी और पास ही कुछ अजीब सी चीज पड़ी थी। आशुतोष चौंक कर बोला, अजीब सी चीज मतलब? बड़ा बेटा बोला, कुछ तंत्र मंत्र की चीज, नींबू, सिंदूर और चूड़ी। आशुतोष को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, आपने कहा कि भैरवनाथ जी बलिया गए थे सरकारी काम से। अगर उनको पता था कि रात के 9 के बाद बलिया से सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है, तो फिर भैरवनाथ जी वहां उसे बरगद के पेड़ के पास कैसे पहुंचे और वहां कर क्या रहे थे? इस बात का जवाब दोनों बेटों के पास नहीं था। वह इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। आशुतोष कुछ सोचते हुए बोला, अच्छी बात है, पर आपके पिता की लाश साड़ी में क्यों लपटी हुई थी? और वह तंत्र मंत्र की चीज क्या मतलब हो सकता है उसका? अचानक बिस्तर पर लेटी भैरवनाथ की बीवी एक गहरी आवाज में बोली, यह उस डायन का ही काम है। वह किसी को नहीं बख्शेगी। वह फिर से जाग उठी है और उसका भूखा प्रेत चारों तरफ घूम रहा है। दोनों बेटे यह बात सुनकर सहम से गए और थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बड़ा बेटा धीरे से आशुतोष को बोला, साहब मेरी बात मानो, इस जांच को आगे मत बढ़ाओ, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आशुतोष वहां से निकल गया। उसके कानों में भैरवनाथ की बीवी की चेतावनी भरी आवाज गूंज रही थी, डायन किसी को नहीं बख्शे जी आए, सबको मार देगी। आशुतोष सोच रहा था, अगर डायन असल में है तो वह उन आदमियों को मारना क्यों चाहती है? उसे इससे क्या मिलेगा? तभी आशुतोष का फोन बज उठा। उसकी माँ सरला देवी फोन कर रही थी। उसने कॉल रिसीव की। उधर से उसकी माँ शिकायत करते हुए बोली, तुमने कहा था कि तुम रोज फोन करोगे। पूरे 2 दिन हो गए चकवा गए हुए, अभी तक तुम्हारा एक भी फोन नहीं आया। आशुतोष थोड़ा खींचते हुए बोल, अम्मा काम बहुत है यहाँ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला फोन करने का। सरला देवी बोली, अच्छा बेटा थोड़ा सतर्क रहना, मैंने सुना है उसे गांव में किसी डायन का साया है। जब से यह पता चला है मेरी जान अधर में ही अटकी रहती है। यह सुन आशुतोष और ज्यादा छूटते हुए बोला, अब अम्मा आप भी यह डायन वायन की बकवास बातें, अरे कोई डायन नहीं है यहाँ, ये सब लोगों का भ्रम में मान के बैठे हैं कि यह सब डायन कर रही। उधर से सरला देवी चिंतित लहजे में बोली, अरे भ्रम नहीं बेटा सच है यह। तू इन सब चीजों को मानता नहीं है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि यह सब चीज होती नहीं है। देख मुझे बड़ी चिंता हो रही है तेरी, जल्दी से घर लौट, कोई जरूरत नहीं ऐसी जगह काम करने की जहाँ डायन चुड़ैल के साए घूमते हो। आशुतोष उनको समझते हुए बोला, देखो अम्मा अब लौटूंगा तो इस केस को सुलझा के ही लौटूंगा और उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, तो आप यह फिजूल की चिंता करना छोड़ दो, यहाँ सब ठीक है। सरला देवी जल्दी से उसकी बात को काटते हुए बोली, बेटा टाइम ही तो नहीं है, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, उसे मना करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, बड़े खानदान बड़े लोग हैं। आशुतोष यह बात सुनते ही चढ़ गया। बोला, आपको कितनी बार कहा है मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज रिश्ते ढूंढना बंद कीजिए। सरला देवी गुस्से से बोली, कब तक कुंवारा रहोगे? मैं भी चाहती हूँ तुम्हारा घर बेसे, तुम्हारे बच्चे हो। आशुतोष रुखे स्वर में बोला, वह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अम्मा सरला देवी बोली, 1 साल पहले जो हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाता? जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़। यह सुनकर आशुतोष के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने तुरंत फोन काट दिया। वह चाह कर भी नहीं भूल सकता था 1 साल पहले मेघा ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आशुतोष के दिल को एक गहरी चोट लगी थी, और जब भी कोई उस बारे में बात करता आशुतोष का मन और खराब हो जाता था। 1 साल पहले हुई घटना को याद कर आशुतोष अभी भी परेशान था। वह जब भी उसे घटना के बारे में सोचता था उसका सर चक्रधर लगता था। वह चलते चलते काफी दूर निकल आया था, तभी उसे सामने एक साफ सुथरी बड़ी अच्छी सी इमारत थी। वह इस इमारत के थोड़ा पास गया तो देखा कि वह एक स्कूल की बिल्डिंग है जो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी। आशुतोष को स्कूल की बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी।
और उसने अंदर जाने का सोचा। स्कूल में घुसते ही उसे एक खूबसूरत बगीचा और दीवारों पर बनी एक सुंदर पेंटिंग दिखाई दी। वह पास जाकर उस पेंटिंग की तस्वीर अपने मोबाइल पर खींचने लगा। आशुतोष को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके पीछे कोई था जो उसे देख रहा था। कुछ देर में वह सैया आशुतोष के और करीब आ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आशुतोष पर कोई हमला होगा। तभी अचानक से आशुतोष के कान में एक अनजान सी आवाज आई, यह पेंटिंग है ही इतनी खूबसूरत कि कोई तस्वीर लिए बिना रह नहीं सकता। आशुतोष चौंक कर पीछे मुड़ा तो सामने स्कूल का वॉचमैन खड़ा था। आशुतोष हड़बड़ाहट में बोला, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आशुतोष फिर पेंटिंग की तरफ मुड़कर बोला, यह किसकी कलाकारी का कमाल है। वह वॉचमैन गर्व से बोला, यह सब हमारे मास्टरनी जी मेघा जी का काम है, उन्होंने ही बनाई है। आशुतोष से सुनकर दंग रह गया। वॉचमैन फिर बोला, आपको पता है साहब, पहले नहीं स्कूल एक खंडहर जैसा था, एक भी बच्चा यह दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब से मेघा मैडम आई है स्कूल की रंगत ही बदल गई है। यह बगीचा, यह पेंटिंग सब उनकी मेहनत का कमाल है। आशुतोष ने पूरे स्कूल पर नजर घुमाई और बगीचे की तरफ चल पड़ा। वॉचमैन बोला, मेघा जी के जितने गुणगान करें उतना कम है, वह तो साक्षात देवी का रूप है। यह सुनते ही आशुतोष के मन में मेघा का असली रूप दिखाई दिया। उसे मेघा बिल्कुल काली के तरह नजर आने लगी। लंबे काले बाल, आंखों में अंगारे, लाल जीभ और उसके हाथों में आशुतोष का कटा हुआ सर। यह सब सोच आशुतोष को एक झटका सा लगा और वह बुदबुदाते हुए बोला, वह चुड़ैल देवी का रूप कैसे हो सकती है। वॉचमैन ने यह बात सुन ली। वह असमंजस में आते हुए बोला, किसी बात कर रहे हैं। आशुतोष बोला, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। थोड़ा आगे चलते ही आशुतोष को मेघा दिखाई दी, जो गरीब बच्चों, बीमार बच्चों को मेडिसिन दे रही थी और उन्हें प्यार से समझ रही थी कि बच्चों बाहर की चीज नहीं कहते, इससे बीमार हो जाते हैं। मेघा की नजर आशुतोष पर पड़ी। वह उसे देखकर गुस्से से अपने दांतों को चबाने लगी, पर वह उसे कुछ नहीं बोली और अंदर चली गई। आशुतोष चुपचाप दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसे हैरानी इस बात की थी कि मेघा के गुणगान सभी गांव वाले करते हैं थे, देवी कहकर पुकारते थे, लेकिन उसकी असलियत सिर्फ आशुतोष को पता थी। मेघा के दो रूप थे, एक जो वह गांव वालों को दिखाई थी और दूसरा जो आशुतोष देख चुका था और उसी रूप में आशुतोष को गहरी चोट पहुंचाई थी। जब आशुतोष घर पहुंचा तब तक 5 चुके थे। आज के दिन भर के काम से बहुत थक चुका था। उसे बहुत प्यास लग रही थी और उसके कमरे में पानी तक नहीं था। आशुतोष का मन नहीं कर रहा था कि वह बाहर जाकर पानी ले। तभी दीनदयाल कमरे में आया। दीनदयाल के हाथ में एक भारी सा बैग था। वह भी थका हारा दिख रहा था। पूरा दिन बलिया से चकवा सफर करके दीनदयाल भारी आवाज में बोला, सर जी, मैं सारे एविडेंस ले आया हूँ, जो था उनके पास सब लेकर आया हूँ। आशुतोष थोड़ा खुश होते हुए बोला, गुड वर्क दीनदयाल। दीनदयाल को खुद पर गर्व महसूस हुआ और उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। आशुतोष फिर बोला, बस एक आखिरी काम कर दो, फिर इस केस को अच्छे से पढ़ लेंगे। दीनदयाल बोला, क्या काम सर? आशुतोष बोला, पानी खत्म हो गया है, प्लीज मेघा के घर से यह जग भर के ले आओ। मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम तो जानते ही हो वह लड़की मेरा मूड खराब कर देती है और मैं नहीं चाहता यह हो, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से केस पर फोकस करना चाहता हूँ। दीनदयाल भी बिल्कुल किसी के मुंह लगने के मूड में नहीं था। धूप में घूम घूम कर उसका सिर दर्द हो रहा था। दीनदयाल लगभग मिन्नतें करने वाले अंदाज में बोला, सर प्लीज आज आप ही जो। मेघा जी कब कौन सी बात पर भड़क जाए पता नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आप पर तो वह हमेशा किसी अंगारे की तरह बरसती रहती है। आशुतोष उसको गुस्से में देखते हुए बोला, दीनदयाल इसका क्या मतलब है? अब तुम ही जाओगे और पानी लेकर आओगे? दीनदयाल भी सख्त आवाज बोला, ठीक है सर, पर एक शर्त पर आपको मेरे पीछे रहना होगा। मैं अब उनके डांट से बहुत डरता हूँ। आशुतोष के पास दूसरा विकल्प नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी दीनदयाल के साथ जाना पड़ा। आशुतोष और दीनदयाल अब मेघा के घर के बाहर आए और दीनदयाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए घर की कुंडी खटखटाई। कुछ ही पलों में मेघा ने दरवाजा खोला और उसे देख अचानक से दीनदयाल की चीखें निकल गई। मेघा ने अपने चेहरे पर फेस पैक लगाया था
और वह थोड़ी डरावनी लग रही थी। आशुतोष को मेघा का चेहरा देखकर हंसी आ गई और वह अपने आप से बोला, यही है इसका असली चेहरा। चुड़ैल मेघा दीनदयाल को देख रुखे अंदाज में बोली, क्या चाहिए? दीनदयाल हिचकिचाते हुए बोला, मेघा जी पीने का पानी चाहिए था, मिलेगा? मेघा एक तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ अंदर एक नल है, वहीं से भरना होगा, लेकिन एक पाइप ले आना और फिर भरना। में इस लफंगे को मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखना दूंगी। आशुतोष को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत बोलना, लफंगा किसको कहा? यह सुनते ही मेरा बोलिया एक ही लफंगे नजर आ रहा है मुझे। दीनदयाल यहाँ सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन उसने आशुतोष की तरफ देखकर अपनी हंसी संभाल ली। आशुतोष चिल्लाकर बोला, लोग तुम्हें क्यों देवी बुलाते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। उन्हें देखना चाहिए, एक प्यासे आदमी को तुम पानी तक नहीं पिला सकती, काहे की देवी हो तुम? मेघा को यह बात बहुत चुभ गई और वह भी ऊंची आवाज में बोली, पानी पीना है ना तुम्हें? रुको मैं अभी लाती हूँ। यह कहकर मेघा झट से अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक बाल्टी लेकर बाहर आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेघा ने तुरंत ही पानी की बाल्टी उठाकर आशुतोष के ऊपर फेंक दी और कठोर स्वर में बोली, प्यास भुजी की ओर पीना है पानी। आशुतोष पूरी तरह से भीग गया। वह गुस्से में दांत पीसते हुए मेघा को देख रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वह मेघा की जान ले ले, लेकिन यह ख्याल वह मन में ही समेट के रह गया। तभी मेघा ने आशुतोष के मुंह पर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। यह देखकर ऐसा लगा जैसे उसने आशुतोष के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया हो। आशुतोष खींचते हुए अपने कमरे में लौट आया और एक टवल से वह अपने गीले बाल सुखाने लगा। उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि मेघा के मुंह लगकर कुछ फायदा नहीं था। दीनदयाल आशुतोष को देखकर बोला, सर आपने तो पानी मांगा था, मेघा जी ने तो पूरा नहला डाला। आशुतोष ने दीनदयाल को गुस्से भरी नजरों से देखा। दीनदयाल माहौल को ठंडा किया। कुछ सोच, आशुतोष बोला, मुझे फालतू लोगों और उनकी हरकतों से कोई मतलब नहीं, और ना तुम्हें होना चाहिए। अब बात होगी तो सिर्फ इन्हें मर्डर केस की, समझे? दीनदयाल ने हाँ में सर हिलाया। आशुतोष टेबल के पास रखे फील्ड पैकेट के पास गया, जिन पर लिखा था एविडेंस। आशुतोष ने हाथों में ग्लव्स पहने। अब उत्सुकता से एक पैकेट उठाया और उसे खोला। उसमें कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दे। एक पैकेट में सिंदूर था, दूसरे पैकेट में चूड़ियां थी और तीसरे पैकेट में सुखड़ा हुआ नींबू। आशुतोष यह सब चीज हैरानी से देख रहा था। दीनदयाल उन सब चीजों को देखते हुए बोला, इन चीजों को देखकर क्या लगता है आपको? आशुतोष कुछ सोचते हुए कमरे में चलने लगा। वह अपने दिमाग को हर तरफ दौड़ने लगा। कुछ सोच वह बोला, आज जितनी भी पूछताछ हुई उन सब में एक बात कॉमन है, और वह है कि दोनों मरने वाले लोग घर के बाहर थे। आशुतोष ने कहा, आज कुछ भी हो जाए इस केस को सॉल्व करके ही रहूंगा। जो भी इस मर्डर का किलर है उसे खोज कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आशुतोष तन्न कर बोला और फिर गहरी सांस ली। आशुतोष ने अपने आप को कमरे में बंद किया। यहाँ देख, दीनदयाल चौंक गया। आशुतोष ने अभी तक मिले हुए अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, वो और जो एविडेंस मिले थे, इन सभी को गहराई से देखने और समझने लगा और अपने दिमाग को दौड़ा लेना कि आखिरकार किलर कौन हो सकता है। गांव के जिन लोगों से वहां मिला था उन सभी के बारे में सोचने लगा। फिर आशुतोष अपने कमरे से बाहर आया। दीनदयाल ने उससे पूछा, क्या हुआ सर, आप पिछले 3 घंटे से रूम के अंदर क्या कर रहे थे? तब आशुतोष ने कहा, चलो उस बरगद के पेड़ के पास वापस। लेकिन दीनदयाल ने उसे रोकने की कोशिश की। सर, अगर सच में चुड़ैल हुई तो हम दोनों को मार देगी। यह सुन आशुतोष बुरी तरह चिढ़ गया और उसने कहा, तुम यही रुको, मैं जाता हूँ, तुम चुड़ैल के भरोसे रहना। यह कह आशुतोष घर से गुस्से में निकल गया। जैसे ही आशुतोष उसे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा, उसने वहां की इंक्वायरी शुरू कर दी। वहां बरगद के आसपास और ऊपर से नीचे तक सब कुछ देखने लगा।
उधर दीनदयाल घबराते हुए सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, आशुतोष सर फिर से उसे बरगद के पास चले गए हैं और अब रात का समय होने वाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ अनहोनी ना हो जाए। वहां मेघा भी थी। मेघा ने कहा, क्या अनहोनी? यह सब पुलिस वालों का काम होता है, करने दो उसे। इंक्वायरी आखिर कर क्या रहा है? अभी तक उसने कुछ पता नहीं किया। सरपंच ने आशुतोष को फोन लगाया, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आया। फोन न उठाने पर दीनदयाल घबरा गया और कहने लगा, सरपंची, कुछ अनहोनी ना हो जाए, आप कुछ करिए। सरपंच के माथे पर टेंशन की लकीरें आ गई। वह दौड़कर अपने पिताजी के कमरे में गया और वह उनकी पुरानी किताबें देखने लगा, क्योंकि उसे चुड़ैल के बारे में उसके पिता को अच्छी तरह पता था कि उसे कैसे वश में किया जा सकता है। तभी उसे ढेर सारी पुस्तकों के बीच में से एक पुरानी किताब मिली जिस पर लिखा हुआ था चुड़ैल। सारे पन्नों को फटाफट पढ़ते हुए उसने लास्ट के पन्ने को देखा जिस पर लिखा हुआ था चुड़ैल को वश में करना। सरपंच ने उसको फटाफट पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था 21 नींबू, 21 हरी मिर्च और 21 चूड़ियां। इन पर सिंदूर को लगाकर अगर चुड़ैल के गले में डाल दी जाए तो वहां वश में हो सकती है। लेकिन यह वही इंसान कर सकता है जिसका मन और नियत साफ हो, जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया हो। कोई साफ दिल वाला इंसान ही यह सब कर सकता है। सरपंच ने यह सब पढ़ा तो बहुत टेंशन में आ गया। दीनदयाल ने कहा, क्या हुआ सरपंच, बताइए। सरपंच ने कहा, इस किताब में ऐसा लिखा है जिसका दिल साफ हो, जिसने आज तक कोई बुरा काम ना किया हो, वही उस चुड़ैल को वश में कर सकता है। लेकिन हर इंसान का मन कहीं ना कहीं फिसल ही जाता है। ऐसा इंसान हम कहाँ से लाएंगे? दीनदयाल ने कहा, सरपंच जी, आप फटाफट माला तो बनाइए। जहां तक मैंने देखा है आशुतोष सर वैसे ही है। यह सुन मेघा गुस्से से भर गई और बोली, तुम्हें क्या पता उसके बारे में, वह कितना नीच इंसान है। सरपंच ने भी दीनदयाल की बात पर गौर किया और कहा, मास्टरनी जी, दीनदयाल सही कह रहा है। हो ना हो आशुतोष सर यह जो इसे वश में कर सकते हैं, या कहे उन्होंने फटाफट मारना है तैयार की। उधर आशुतोष उसे जंगल में अकेले घूम रहा था, तभी उसे अचानक हंसने की आवाज सुनाई। वह इधर उधर देखने लगा और कहने लगा, कौन है? सामने आओ, आज मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही रहूंगा। आशुतोष के इतना कहने पर हंसने की आवाज और तेज आने लगी। तभी आशुतोष के पीछे से एक आवाज आई, आशुतोष मेरी मदद करोगे? यह सुन आशुतोष ने पीछे मुद्दा पूरा और अपनी गन उस पर तान दी। मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह देखकर दंग रह गया। उसके सामने एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसका पूरा बदन चमक रहा था। यह देख आशुतोष दंग रह गया और गन तान कर बोला, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रही हो? तभी वह औरत मुस्कुराकर बोली, मैं यहाँ से निकल रही थी तो मेरी साड़ी कांटों में फंस गई। वह प्यार से बोली, क्या तुम इन कांटों से मेरी साड़ी को छुड़ा दोगे? या सुना आशुतोष उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने यूएन कांटों को हटाने की कोशिश करी, तभी उसकी नजर उसकी सदी और चूड़ी पर पड़ी। उसने ऊपर हो वही साड़ी और वही चूड़ी पहनी थी जो उसे सब इकट्ठा करने के दौरान मिले थे। वहां देख समझ गया कि यही वह औरत है जिसने अपनी जाल में फंसाकर उन लोगों को मारा होगा। आशुतोष थोड़ा पीछे हटा और अपने रिवॉल्वर को उसे औरत के सर पर टेंट हुए बोला, तो तुम ही हो वह औरत जो निकलते फिरते लोगों को मारती और लूटी होगी? जल्दी बताओ, इस केस में तुम ही हो कि और भी कोई तुम्हारे साथ मिला हुआ है? थोड़ी देर तो वहां औरत चुप रही, लेकिन तभी वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज बढ़ने लगी, उसे औरत की हंसी के कारण आशुतोष के कान दर्द होने लगे। वह अपने दोनों हाथों से कानों को दबाने लगा, लेकिन उसे भयानक हंसी के कारण कान दबाने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला, चुप हो जाओ। लेकिन वह खौफनाक डरावनी हंसी सुन आशुतोष के कानों में से खून आ गया। वह यह देख चौंक गया। कुछ देर बाद वहां औरत हंसते हुए रुकी, फिर अचानक वह हवा में कुछ फुट ऊंचा हो गई। यह देख आशुतोष के रोंगटे खड़े हो गए।
उसे औरत ने भी आशुतोष को हवा में ऊपर खींच लिया और अपने सामने आशुतोष को हवा में खड़ा कर दिया और उसे चिल्लाते हुए बोली, मुझे देखकर हर मर्द पिघल जाता है, तू क्यों नहीं पिला? लेकिन फिर भी मैं तुझे मार दूंगी। मैं वही चुड़ैल हूँ जिसे तू ढूंढने आया है। आशुतोष की सर की नस तन गई। उसे चुड़ैल को देखकर उसने अपने चेहरे का पल्लू हत्या। आशुतोष ने उसका चेहरा देखा। वह आधा जला हुआ चेहरा देखकर चिल्ला उठा। वह औरत एफआईआर तेजी से हंसने लगी और हंसते हुए उसने आशुतोष को हवा में नीचे फेंक दिया। वह झट से आशुतोष की छाती पर बैठ गई और उसका मुंह दबाने लगी। आशुतोष अब समझ चुका था कि यह चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आशुतोष ने उसे अपने ऊपर से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन आशुतोष की सारी ताकत फेल थी उसके सामने। आशुतोष को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी उसके दिमाग में हनुमान चालीसा का ख्याल आया। उसने तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हनुमान चालीसा के शब्द सुनकर उसे चुड़ैल ने अपने कान बंद किए, लेकिन दूसरे हाथ से उसने आशुतोष का मुंह बंद कर दिया। उसने फिर से आशुतोष को पकड़कर हवा में फेंक दिया। इससे आशुतोष को बहुत गहरी चोट आई। उधर सरपंच के घर से दीनदयाल, मेघा और सरपंच गाड़ी में सवार होकर उस बूढ़े बरगद के पेड़ की तरफ निकले। जैसे ही वह लोग उसे बरगद के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उसे चुड़ैल ने आशुतोष को हवा में ऊपर पकड़ रखा था। मेघा यह देखकर दंग रह गई। दीनदयाल के जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसने सरपंची से कहा, सरपंच जी, अब हम कैसे इस माला को आशुतोष सर तक पहुंचाएंगे? मेघा ने कहा, मैं उसे चुड़ैल को अपनी ओर भटकाती हूँ। जब तक आप आशुतोष के हाथ में ही माल दे देना। जैसे ही मेरा उसे कार्ड से बाहर आई और बरगद के पेड़ के पास पहुंची, उसने पीछे से उसे चुड़ैल को आवाज दी, कौन हो तुम और इसे क्यों मनाना चाहती हूँ? तभी उसे चुड़ैल ने देखा की तरफ देखा। उसके भयानक रूप को देखकर मेघा चिल्ला उठी। मेघा को देखभाल चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, आज एक नहीं दो शिकार करूंगी जिससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। तभी उसने आशुतोष को नीचे फेंक। आशुतोष की हालत उसे समय बहुत खराब हो चुकी थी। वह उठने की स्थिति में भी नहीं था। वह चुड़ैल मेघा की तरफ बढ़ी। तभी सरपंच दूर से आशुतोष को देख रहा था। उसने आशुतोष की तरफ इशारा किया और वह माला दिखाई। वह माला चुड़ैल के गले में डालने को इशारा किया, लेकिन उसे चुड़ैल ने सरपंच को देख लिया। तभी उसने अपना एक हाथ लंबा किया और सरपंच को अपनी तरफ खींच लिया और कहने लगी, तू ही है उसे सरपंच का बेटा जिसने मुझे जलाया था। तुझे मारकर तो मुझे बहुत ठंडक मिलेगी। या कहकर उसे चुड़ैल ने सरपंच को हवा में घूमकर तेज नीचे फेंका। फटे हुए सरपंच के हाथ की माला आशुतोष के पास जाकर गिरी, लेकिन सरपंच इस समय अपने होश को बैठा था। वह अधमरी हालत में हो चुका था। उसके पूरे शरीर काम करना बंद होकर दिया। आंखें जैसे उसने अपनी तान दी हो। वह मरने की स्थिति में आ चुका था। फिर उसने मेघा को अपना शिकार बनाने का सोचा। उसने मेघा के बाल पकड़े और उसे ऊपर उठा दिया। एक हाथ से उसने उसके बाल पकड़े और दूसरे से उसका गला दबाने लगी। यही स्थिति देख आशुतोष ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उठा। उसे माला को लेकर वहां लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा और पीछे से जाकर उसने उस चुड़ैल के गले में वह माला पहना दी। वह माला उस चुड़ैल के गले में गई। वो तिलमिला उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी और तिल मिलाते हुए जमीन पर गिर पड़ी और धीरे धीरे वह जलने लगी। कुछ देर बाद वह जलकर राख हो गई। तभी उस सरपंच को फिर से होश आया। उसने उस जलती हुई चुड़ैल को देखा तो वह खुश हो गया और उसने आशुतोष की तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए। सरपंच ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस चकवा गांव को इस डायन से मुक्त कर दिया। आशुतोष हल्का सा मुस्कुराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देख दीनदयाल दौड़ा और उसने आशुतोष को उठाया। आशुतोष को बहुत गहरे घाव हो चुके थे। दीनदयाल और मेघा दोनों ने आशुतोष को उठाया और उठाकर गाड़ी में बिठाया। फिर सरपंच को उठाकर गाड़ी में बैठाया। फिर वह सरपंच के घर की तरफ चल दिए। घर जाकर उनकी
यह हालत देख गांव के सभी लोग सरपंच के घर इकट्ठा हो गए। सभी लोग ने पूछा इन्हें क्या हुआ है, यह इतने जख्मी कैसे हो गए। तब दीनदयाल और मेघा ने पूरी कहानी बताई। ये कहानी सुन गांव की सभी लोग खुश हो गए और आशुतोष का शुक्रिया अदा करने लगे। तभी से उसे गांव के लोग आशुतोष को भगवान का रूप मानने लगे। मेघा ने तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर ने दोनों का इलाज किया और मेघा को समझाया गया कि आशुतोष की हालत थोड़ी खराब है तो उसे पर ज्यादा ध्यान देना। डॉक्टर साहब ने मेघा को आशुतोष की सारी मेडिसिन की जिम्मेदारी मेघा को दी। दीनदयाल आशुतोष को लेकर घर पहुंचे। मेघा भी साथ गई। उसने हर वक्त सही से आशुतोष को सभी मेडिसिन दी। फिर उसने आशुतोष से पूछा, अगर तुम दिल के साफ हो और तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो फिर मेरे साथ हुआ वह सब किया था। आशुतोष ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया था, तुमने मेरे साथ बुरा किया था। 1 साल पहले आशुतोष और मेघा के बीच हुई एक गलतफहमी सामने आई। मेघा ने सब कुछ बताया। फिर आशुतोष ने भी अपनी सफाई दी। तब मेघा को आशुतोष पर विश्वास हुआ और फिर दोनों के बीच फिर से प्यार बढ़ने लगा। सुबह आशुतोष ने उस बरगद के पेड़ को जला दिया और वहां पर तुलसी का पौधा लगा दिया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह डरावनी या चुड़ैल की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और आप कहां से यह कहानी सुन रहे हैं, अपना नाम और पता जरूर बताना ताकि दूसरी वीडियो में हम आपका नाम बताएंगे। धन्यवाद।